तो आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 6 लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आज हम देख रहे हैं 1 नंबर में जो प्रश्न है सौर ऊर्जा से संबंधित है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। तो कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है कि सोलर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, और आपको पहले से ही पता है कि सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। आगे जो प्रश्न है आपका कि पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण हिंदी में कहते हैं, या अगर अंग्रेजी में कहे तो इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम बार बार बताते रहते हैं कि आजकल क्या करता है कि बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में लिखने लगा है, जिसके कारण से बच्चे उसमें फंस जाया करते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस का हिंदी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बताइए, पेड़ और पौधे को खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु जो कि अर्धचालक को अंग्रेजी में हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। याद रखिएगा, अर्धचालक को हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग की जाती है वो कौन सी धातु है? तो जर्मेनियम है। और यहाँ से एक और प्रश्न बन रहा है कि जर्मेनियम क्या है। तो बोलेंगे कि यह एक प्रकार का धातु है। यह एक प्रकार का क्या है? धातु मतलब अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? मेटल। क्या कहते हैं? मेटल। और अधातु को क्या कहते हैं? नन मेटल। अधातु को क्या कहते हैं? नन मेटल कहते हैं। आगे है जैविक सिस्टम में। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो एंजाइम है। याद रखिएगा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी है? तो एंजाइम है। कौन है? और बताइए कि एंजाइम क्या चीज से बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। क्या चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। देखिए, मधुमेह को हम लोग चीनी भी समान अर्थ में कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको हम डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज। तो मनुष्य में किसकी कमी से मनुष्य मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। आगे है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं। कहता है कि वह विटामिन बताइए जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा जिसे चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। मतलब चमड़ा जो है ना स्वस्थ रखने में सहायता करता है। कौन? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। याद रखिएगा, इसीलिए जब मसूड़ा में प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर का ऐसा सलाह होता है कि आप नींबू खाइए, है ना। नींबू खाने से क्या होता है कि उस चमड़े का जो प्रॉब्लम होता है ना मसूड़ा का, वो आपको सही होता है। या स्किन पर कोई जैसे दाग धब्बा बन जाता है तो आपको कहता होगा कि वो मतलब आपको उस तरह का क्रीम देता होगा जिसमें कि आपको विटामिन सी की मात्रा हो। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न है टरबाइन और डायनमो। क्या है? टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जरा याद रखिएगा, कहता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको आंसर जो है वो मैकेनिकल ऊर्जा है। और कुछ बच्चे मैकेनिकल ऊर्जा में फंस गए होंगे, लेकिन फंसना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल को हिंदी में हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। बिल्कुल, जो मैकेनिक का काम करता है इसका मतलब वो यंत्र का काम करता है, इसलिए मैकेनिकल ऊर्जा को हम लोग हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस का मतलब शीशा। आप जो पढ़ते हैं तो चश्मा जो आप लगाए रहते हैं उसमें कौन कौन सा लेंस रहता है? देखिए, जिसको अगर नजदीकी का प्रॉब्लम है, मतलब निकट दृष्टि दोष है, तो उसको अवतल लेंस लगता है, और जिसको दूर का प्रॉब्लम है उसको उत्तल लेंस लगता है। तो मान के चलिए, अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति दुनिया में नहीं मिल रहे हैं, दुनिया में दोनों समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि दोनों लेंस का यूज किया जाता है। चलिए याद रखिए कि पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेज हैं, ग्लासेज मतलब शीशा, वो कौन कौन से शीशा है? तो उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। ठीक है।
अब अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। देखिए शुष्क बर्फ पूछा जा रहा है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। बताइए, तो साबुन बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा पदार्थ है, तो वनस्पति तेल है ना। आप 10वीं क्लास में ये प्रश्न पढ़े होंगे कि साबुन बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा तेल, वनस्पति तेल, मतलब पेड़ पौधा से जो तेल प्राप्त होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि खाना बनाने में क्या करने में, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो कौन सा गैस है। बताइए, खाना बनाने में प्रयोग जो करते हैं हम लोग गैस वो कौन सी गैस है, मीथेन है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं। क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, वाहनों से जो निकलने वाली प्रदूषित गैस है, वाहन मतलब गाड़ी से जो निकलती है, जो सड़क पर गाड़ी चलती है उससे जो निकलती है प्रदूषित गैस धुआं के माध्यम से, तो उस गैस में क्या होता है, तो याद रखिएगा उस गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, संकेत CO होता है। क्या होता है, CO होता है। आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टरों के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा एंथेक्सिया है ना, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया क्या है, तो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस जो है हास्य गैस। कौन सा गैस, हास्य गैस, मतलब हंसने वाली गैस जो है वो कौन सी गैस है, तो बस सिंपल वे में बस इतना याद रखिए कि हास्य गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, N2O का। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, आगे है प्रश्न आपका, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है जो खाने की वस्तुओं को परिरक्षण करने में किया जाता है। ठीक है, खाने की वस्तु को परिरक्षण करने में मतलब खाने वाले जो वस्तु है ना उसको सुरक्षित रखने में जो प्रयोग किया जाता है वो ऐसा कौन सा पदार्थ है। बताइए, तो सोडियम बेंजोएट है। क्या है, सोडियम बेंजोएट है। अगला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी जो है ना वो सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन भी काफी अधिक मात्रा में होता है। और याद रखिए कि रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, बताइए, मुंबई है। आपका अगला प्रश्न है कि गद्दी लोक निवासी है, गद्दी लोक निवासी जो है वो कहाँ के, किस देश, किस राज्य के हैं, तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश के हैं। देखिए महिलाओं लोग जो बच्चे को अपने आंचल में बैठा करके रखती है तो बच्चा को कैसा महसूस होता है, गद्दी के जैसे। इसलिए गद्दी लोक निवासी है कहाँ के, तो हिमाचल प्रदेश का। और बताइए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है। कहाँ पर है, शिमला है। अगला प्रश्न है, मानस नदी कौन सी नदी है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो याद रखिएगा कि मानस नदी जो है वो किस नदी की उपनदी है, ब्रह्मपुत्र की। किसकी, तो ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्र की है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। देखिए भगवान शिव का हम लोग श्रावण के महीना में क्या लेकर के जाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं ना, इसलिए याद रखिए शिव समुद्रम जैसे ही मिले तो याद रखिएगा कि वह कावेरी नदी पर, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, कावेरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर जो है वो कहाँ से निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर जो है वो आप गंडक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, गंडक से निकलती है। अगला प्रश्न है, मलक्का जल संयोजी में, किसमें, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। ठीक है, मलक्का जल संयोजी में जो आने जाने की सुविधाएं हैं वो हिंद महासागर से चीन सागर तक हिंद महासागर से चीन सागर तक। ठीक है, मलक्का जल संयोजी में जो आने जाने की सुविधा है वो कहाँ से कहाँ तक, तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसको कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी देखने में मिलता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींची जाती है वो कहाँ से, किस महासागर से होकर, तो प्रशांत महासागर से होकर। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची जाती है किस महासागर से होकर, तो प्रशांत महासागर से होकर। किस महासागर से होकर, प्रशांत महासागर से होकर क्या खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। आइए अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, कह रहा है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ जो परिवर्तन किया है वो कौन नदी, तो कोसी नदी। इसका मतलब कोसी नदी जो है ना वो हमेशा अपना रास्ता परिवर्तन किया है, मतलब बाढ़ उसमें आता ही रहता है, जिसके कारण से वो जो है सो आपको कहीं भी आपको मोड़ ले लेता है, मतलब कहीं से भी पानी बहने लगता है। क्यों, क्योंकि कोसी नदी में पानी हर साल अधिक से अधिक आता है इसलिए।
बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बताइए कि सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कौन नदी? कोसी नदी। आगे चलिए, अगला प्रश्न है योग गुरु बाबा रामदेव, जानते हैं उनको आप? योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बोलिएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किसी जिले के अदालत में याचिका जारी की गई तो मुजफ्फरपुर, कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। बात समझ में आ रहा है? योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में एक विवाद हो गया था। बात समझ रहे हैं? किसके बीच में? बाबा रामदेव के बीच में और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में विवाद हो गया था। और इस विवाद के बारे में बिहार के किस जिले के अदालत में याचिका दायर की गई थी? तो मुजफ्फरपुर जिले के। किस जिले के? मुजफ्फरपुर। अब आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी है। कौन सा है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश नदी से होकर के गुजरती है, बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाराद्वीप अवस्थित है। पाराद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर अवस्थित है? मतलब कि पाराद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। अब आपका अगला प्रश्न है कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। कहने का मतलब कि गन्ना जो उत्पादन होता है इसमें आपको घटते क्रम में बताना है कि सबसे पहले किस में होता है, फिर उससे कम किस में, उससे कम किस में, इस तरह से बताना है। घटते क्रम का मतलब यही होता है। देखिए सबसे ज्यादा जो गन्ना का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो होता है आपको महाराष्ट्र में, फिर आपको तमिलनाडु में, इसके बाद कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। फिर कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद तमिलनाडु में होता है। इसके बाद कर्नाटक में होता है। मतलब कर्नाटक में सबसे कम होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का जो दर्जा दिया गया, कब दिया गया? तो 1912 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को जो एक दर्जा दिया गया, कब दिया गया? 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज या चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये हम पीछे क्लास में पढ़ाए थे, है ना। ताम्र पाषाण युग किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक एज। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के बाद, कौन वंश के बाद? मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद जो है वो किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का जो है सो राज स्थापित हुआ था। किस वंश के बाद? मौर्य वंश के बाद। बात समझ गए? आइए आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया था? पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर जो हराया था वो आपको थॉमस वेस्ट। क्या है आंसर? थॉमस वेस्ट। इसका जो आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो आपको क्या था? ऑस्ट्रिया। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, यही आपको कारण था। किसका? प्रथम कर्नाटक युद्ध का। बात समझ में आ गया? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? बताइए किस अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में, कहां पर? लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारत से मौलाना मोहम्मद अली भाग लिया था। कौन लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली जो कि भारतीय नेता थे, वो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें वह भाग लिया था।
आइए अब आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में, कब 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो देखिए याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को धन निष्कासन के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया? तो याद रखिएगा कि विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो करवाया है वह आपको राजगीर में करवाया। कहाँ पर करवाया है? किस नगर में जापानी ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया है? तो राजगीर में करवाया है। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? बताइए आप। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राबे पाकू तो राबे पाकू ना राजगीर। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? कह रहा किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन खिलजी से। किससे? गयासुद्दीन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, ठीक है, सुल्तान से आपको याद आ रहा होगा कि सुल्तान मतलब राजा होता है, और सुल्तान की उपाधि हम बताए थे आपको कि सुल्तान की उपाधि जो है सो सल्तनत काल के जितने भी शासक थे वो सब लगाते थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बताइए, एक प्रश्न आपसे हम पूछते हैं, सुल्तान से एक प्रश्न याद आ गया कि ऐसे कौन से सुल्तान थे जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि लिए हुए थे? महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी, याद रखिएगा। तो आइए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला, बताएंगे जरा, हजरते आला, बोलिए, हजरते आला की उपाधि अपनाई? मतलब पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में वो जो है सो सुल्तान की उपाधि अपनाई। प्रश्न कैसा लग रहा है? प्रश्न बहुत अच्छा है, समझिएगा। मतलब वो दो उपाधि अपनाया है। पहले जो उपाधि अपनाया वो हजरते आला की उपाधि अपनाया, फिर बाद में जो उपाधि अपनाया वो आपको सुल्तान की उपाधि। मतलब कौन कौन सा उपाधि वो ग्रहण किया? बताइए फटाफट से। पहले हजरते आला और दूसरी बार में सुल्तान की उपाधि। ठीक है, तो इसका आंसर है आपको बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी से भी एक प्रश्न मुझे आ रहा है याद, तो बताइए कि लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी है। वहीं अगर पूछे कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? कहने का मतलब ये कौन सा सुल्तान था जो एक नगर बसाया है? कौन ऐसा सुल्तान था जो एक नगर बसाया जहां पर अभी क्या है? आगरा है। जहां पर अभी क्या है? आगरा है। बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी। देखिए ये प्रश्न जो है ना, यदि कॉमन वे में बात करें, सिंपल वे में बात करें, तो आपको पता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया था। ये प्रश्न पढ़े थे ना आप, उसी को थोड़ा सा घुमाया था। खैर कोई बात नहीं है। आइए आपका अगला प्रश्न है, ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। मतलब आपको एक ऐसा ग्रह का नाम बताना है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। एक ऐसा ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो बताइए कौन सा ग्रह है ऐसा जिसके पास उपग्रह नहीं है? तो बुध। कौन सा ग्रह है? बुध है। यदि आपसे पूछे कि बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम, और ये हम पहले भी बता चुके हैं कि गौ से गल्फ और गौ से गर्म जलधारा है। याद रखिएगा, वैसे गर्म का यहाँ उच्चारण नहीं किया गया है ना, लेकिन याद रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम कौन सा जलधारा है? तो एक गर्म जलधारा है। यहाँ आंसर है आपको एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसा धारा है? एक महासागरीय धारा है। अब आपका अगला प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस, क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? बताइए, तेल एवं प्राकृतिक गैस कब स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1956 ईस्वी में। कब हुआ है? 1956 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में, कहाँ पर? हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? बताइए, हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या पूछ रहे हैं तो 89 यानी कि 89 तारामंडल है। कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट, याद रखिएगा ज्योग्राफी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट
क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा सह्याद्री। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसको क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। तो बताइए कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। बात समझ रहे हैं? आइए आपका अगला प्रश्न है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब होता है सांझ का तारा। तो बताइए सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को। सांझ का तारा किसको कहा जाता है? भोर का तारा भी सूरज को ही कहा जाता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की बहन की, तो पृथ्वी का बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र, क्या लिखा हुआ है? अपरदन चक्र परावर्तित किया है। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया है? तो याद रखिएगा पैंक नाम के जो वैज्ञानिक थे वह अपरदन चक्र को क्या किया है? परिवर्तित किया है। आपका अगला प्रश्न है कि संसार का छत किसे कहते हैं? क्या है प्रश्न बताइए तो? संसार का छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को हम लोग संसार का छत कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है पिग्मी कहाँ के निवासी थे? देखिए पिग्मी एक जनजाति के नाम है। तो पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखिएगा पिग्मी अफ्रीका के निवासी। पिग्मी कहाँ के निवासी है? अफ्रीका के। आपका अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर। सर्वोच्च पर्वत शिखर का मतलब हुआ सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। क्या हुआ? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो देखिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह है आपको गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन है। और जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है? K2। क्या नाम है? K2। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है? आपका अगला प्रश्न है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? देखिए भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष जो हैं वह आपको राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। और राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। और प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? प्राइम मिनिस्टर। क्या कहते हैं? और मुख्यमंत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर। आइए आपका अगला प्रश्न है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो होता है वह कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद। क्या होगा इसका आंसर? विधान पालिका परिषद। आपका अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है, यानी कि आपको संवैधानिक संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर, किस स्तर पर? संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ जो है आपको पंचायती राज संस्था जब भी कहे आंसर में तो आप 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। यह पोल साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आपका अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ था? याद रखिएगा कि कहता है किस वर्ष, मतलब किस साल में रुपया, पैसा जो है ना, उसका 2 बार अवमूल्यन हुआ, यानी कि डिवैल्यूएशन कब हुआ है? तो 1991 ईस्वी में। कब हुआ है? 1991 ईस्वी में हुआ है। 2 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है। क्या हुआ है? 2 बार रुपये का बिल्कुल अवमूल्यन हुआ है। आपका अगला प्रश्न है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली क्या है? भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, यानी कि वह किस प्रणाली पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर। किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। बात समझ गए? आपका अगला प्रश्न है बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गन्ना को अंग्रेजी में हम लोग शुगर केन कहते हैं। याद रखिएगा गन्ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शुगर केन कहते हैं। और गन्ना के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि गन्ना ही एक ऐसा फसल है जिसमें 12 महीना पानी की आवश्यकता होती है। 12 महीना पानी की आवश्यकता होती है और ये फसल जो है पूरे 1 साल में बिल्कुल पूर्ण होता है। तो याद रखिएगा कि बिहार राज्य की जो नगद फसल है वो कौन सा है? गन्ना है। आइए आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में, कहाँ पर? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, यानी कि मौलिक अधिकार की बात हो रही है। मौलिक अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में
वर्णित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से जो 35 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। बताइए कि मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट का जो एक्सप्लेन किया गया है वह किस अनुच्छेद में की गई? बताइए। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन 1976, बोलिएगा जरा। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में, किसमें? भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो कहता है कि एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो बताइए कि कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य। बिल्कुल, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय कौन सा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आपका अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है ना, न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो याद रखिएगा कि यह शक्ति आपको पार्लियामेंट के पास है, यानी कि संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास। किसके पास? पार्लियामेंट के पास। बिल्कुल। तो बताइए कि इंडिया का जो पार्लियामेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे संसद कहा जाता है। क्या कहता है? संसद कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है? तो याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र जो है वह सकल घरेलू उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में हम लोग शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। बात समझ में आ रहा है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक जो भूमिका निभाती है वो कौन सा क्षेत्र? तो तृतीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? और याद रखिएगा कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को ही हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में, कहाँ पर? भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वो आपको चावल है। कौन सा है? चावल है। भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? चावल। याद रखिएगा कि हरित क्रांति जब हुई थी उस समय किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? नहीं, देखिए सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, लेकिन गेहूं के ठीक बाद चावल का ही नंबर था, यानी कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था, इसके बाद आपको चावल का उत्पादन हुआ। किसका उत्पादन हुआ? चावल का। आपका अगला प्रश्न है कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क। क्या हो जाएगा? केंद्रीय उत्पादन शुल्क जो है यह कर केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा। बिल्कुल, केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्रीय सरकार। तो अभी बताइए कि भारत का केंद्र सरकार कौन है? मतलब केंद्र में कौन सरकार है? प्रधानमंत्री कौन है? पीएम मोदी जी हैं। तो बस याद रखिएगा, ठीक है, कि केंद्रीय सरकार का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री हुआ। आइए अब आपका अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह है? वैश्य व्यक्तिगत है, वैश्य विनोबा भावे है। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने किया। आइए आपका अगला प्रश्न है किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन, कौन मिशन? क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक है। तो यानी कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। तो महात्मा गांधी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। बताइए कि महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी, और उसे और भी नाम से पुकारा जाता था। बताइए
काबा गांधी। कौन सा नाम था? काबा गांधी था। आपका अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसकी स्थापना की थी बताइए? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। बिल्कुल सही। तब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वंदे मातरम क्या है? तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो याद रखिए वंदे मातरम लिखा गया है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन यहाँ पर आपको इसका आंसर दिया ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आपका अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो याद रखिए यह वक्तव्य इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसी और से संबंधित है। ठीक है, वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यह किस अधिवेशन में कहा गया था? अगर ये प्रश्न पूछ दे तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अब आपका अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ? बताइए आप लोग, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी। बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में, कब? दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? ठीक है, वो कैसे लौटे थे? खाली हाथ। और वो कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से। बताइए वकालत करने के लिए कहाँ कहाँ महात्मा गांधी चले गए? तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे भारत भाई? लंदन से। कहाँ से? लंदन से। आपका अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता है? गांधी इरविन समझौता। बिल्कुल, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1931 में। याद रखिएगा कब हुआ है? 1931 ईस्वी में। किस पर हस्ताक्षर हुआ है? गांधी इरविन समझौता पर। किस पर हुआ है? गांधी इरविन समझौता पर। गांधी इरविन समझौता पर। आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 75 तक जितने प्रश्न को देखे हैं यह मैथमेटिक्स का है, जो कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हम ट्रिक आउट कर चुके हैं। आइए आपका जो 76 नंबर प्रश्न है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी जस्ट चर्चा किए थे कि प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री का अंग्रेजी क्या होता है बताइए? प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 अगस्त 2021 ईस्वी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना, बोलिएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे देश के किसानों के खाते में पैसे जारी किए गए, जिसमें बिहार के किसानों की, किसकी? बिहार के किसानों की संख्या कितनी है? 78.76 लाख। कितनी है? 78.76 लाख। अब आपका अगला प्रश्न है 17वीं बिहार विभाजन सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो याद रखिएगा 17वीं बिहार विभाजन के सभा के अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो महेश्वर हजारी को, किसको? महेश्वर हजारी को कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट 10 मई 2021 को किन निकायों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई? तो इसका आंसर आपको केवल 1 और 2 हो जाएगा। तो आइए जानते हैं हम लोग कि 1 और 2 में क्या कहा जा रहा है। देखिए एक में लिखा है नीति आयोग, ठीक है, और दूसरा लिखा है आपको मास्टर कार्ड। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 2015 ईस्वी में हुई है। आइए आपका अगला प्रश्न है 2020
मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ए और बी दोनों को संयुक्त रूप से, यानी कि शंकर बाला सुब्रमण्यम को और डेविड क्लेनरमन को। किसको? क्लेनरमन को। यानी कि इसमें दो व्यक्ति थे जिनको 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अब आपका अगला प्रश्न है COVI कोवी सेल्फ क्या है? देखिए कोवी सेल्फ जो है पुणे में स्थित माय लैब डिजॉर्वी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविड-19 संक्रमण की तुरंत जांच रोगियों द्वारा स्वयं जांच कर लिए जाने का एक टेस्ट जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रयुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। आपका अगला प्रश्न है 22 मई 2021 को कब? 22 मई 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक अनस्क्रूड ताइवान अंतरिक्ष यान निम्न में से किस देश का है? तो चीन का है। किसका है? चीन का है। बताइए चीन की राजधानी कहाँ है? लिखा है कि निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण क्या है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त हुआ है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक जो नियुक्त हुआ है इसका नाम है आपको सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल है। आइए अब आपका अगला प्रश्न है भारत में निवेश निधियों पर एक विशेषज्ञ समिति निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो याद रखिएगा नीलेश शाह, बोलेंगे जरा, नीलेश शाह, कोटक महिंद्रा आशी प्रबंधन कंपनी के प्रबंध निदेशक, कंपनी के प्रबंध निदेशक। याद रखिएगा भारत में निवेश निधियां पर एक विशेषज्ञ समिति ने किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो नीतीश शाह और कोटक महिला और बताइए आस्ती प्रबंधन कंपनी के प्रबंधन का निर्देशक। आइए आपका अगला प्रश्न है ही4सी। कितना अच्छा प्रश्न है। ही4सी सम्मेलन 2021 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसके बारे में कौन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। पहले हम आपको जरा बता दें ऑप्शन 1 के बारे में, यह एक अधिक विविधीकृत समावेशी एवं लैंगिक दृष्टि से समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समर्पित नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट और अकादमिक नेताओं से युक्त संयुक्त राष्ट्र का एक प्लेटफॉर्म है। समझ गए? इसके बाद दूसरा नंबर है ही4सी। क्या लिखा हुआ है? ही4सी ही4 सम्मेलन यानी कि चेंज नाउ 2021 सम्मेलन की तैयारी करने हेतु ऑनलाइन सम्मेलन है। आपका अगला प्रश्न है चौथा चेंज नाउ सम्मेलन 27 से 29 मई 2021 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। तो बताइए पेरिस जो है वह आपको किस नदी पर है? नहीं, देखिए याद रखिएगा पेरिस तो सीन नदी पर। कौन नदी पर? सीन नदी पर है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बैंक की इक्विटी में अपनी समस्त हिस्सेदारी के रणनीतिक निवेश का निर्णय सरकार ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा RDVI। क्या हो जाएगा? RDVI। आइए आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस, ये तो हो गया क्लियर, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन 2020 से 21 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर नहीं रहा? तो दाल। क्या है? दाल के बारे में आपको कि 2020 से 21 में दाल का उत्पादन जो है एक लेवल में जो रहना चाहिए वो नहीं रह पाया। ठीक है। आइए आपका अगला प्रश्न है देश में पूर्ण रूप से
देश में पूर्ण रूप से जैविक कृषि का पहला राज्य कौन सा है? तो जैविक कृषि का पहला राज्य जो है वह आपको कौन सा है? इसका आंसर आपको सिक्किम हो जाएगा। तो बताइए कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। कहाँ है? गंगटोक। ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियां को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? याद रखिएगा कि नवरत्न कंपनी का दर्जा जो मिला है वह आपको 14 कंपनी को नवरत्न की दर्जा दी गई। नवरत्न कंपनी की दर्जा कितने कंपनी को दिया गया है? 14 कंपनी। अब आपका अगला प्रश्न है MSME क्षेत्र की नई परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपक्रम यानी कि माइक्रो इंटरप्राइज उसे माना जाता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश हो सके। प्लांट एवं मशीनरी में निवेश हो। ठीक है। तो इसे जो माना जाता है इसको जरा समझिएगा। 1 करोड़ रुपए से कम। क्या होगा? 1 करोड़ रुपए से कम। अगला प्रश्न है भारत में 29 जून को, किस तारीख को? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, बताएंगे जरा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया और इस दिन इसका जन्म हुआ था। किसका? पीसी महालनोबिस का। किसका हुआ था? बिल्कुल, पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। आइए आपका अगला प्रश्न है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय 2021 में किया? तो याद रखिएगा 2021 में जो निर्णय लिया गया वो कहाँ पर? तो मालदीव पर। कहाँ पर? मालदीव पर। बताइए कि मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। कहाँ है? माले। कहाँ है? माले। ठीक है। आइए आपका अगला प्रश्न है कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना के इलाज के लिए भारत में 2 डीजी नाम की दवा किसके द्वारा विकसित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। आइए आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 से 21 के लिए उद्योग जगत के संगठन फिक्की, क्या याद रखेगा? फिक्की का अध्यक्ष चुना गया? तो उदय शंकर को। किसको? उदय शंकर को। आइए आपका अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में, कब की बात हो रही है? जुलाई 2021 में शुरू किए जाने वाले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कौन योजना है? बाल सेवा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए प्रश्न जो है बी वो असत्य है। यह कोरोना संक्रमण जनित लॉकडाउन से जो रोजगार गंवाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए, बच्चों के लिए था? बिल्कुल नहीं था। यह योजना कोरोना संक्रमण के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए है। इसके बाद है निराश्रित बच्चों की देखभाल करने वाले को सरकार प्रति माह 4000 रुपया अनुदान देगी। क्या करेगी? 4000 रुपया अनुदान देगी। तो एक बार पुनः देखिए, ये सत्य वाला है। निराश्रित बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार प्रति माह यानी कि हर महीने 4000 रुपया प्रदान करेगी, अनुदान देगी। आइए अब आपका अगला प्रश्न है स्कूल, ये इसका ऑप्शन, एक और ऑप्शन देख लीजिए। स्कूल कॉलेजों या व्यावसायिक शिक्षा ले रहे बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। आइए आपका अगला प्रश्न है जुलाई 2021 की बात है। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव, कौन पांव? हाथी पांव यानी कि लिम्फेटिक फाइलेरियाज के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया और कोविड-19 के दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। बताइए महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? सही बात है। आपका अगला प्रश्न है फेडरल बैंक का एक नया एमडी और सीईओ है ना, फेडरल बैंक का एक नया एमडी और सीईओ ने किसे नियुक्त किया गया? सीडीओ में से किसे नियुक्त किया गया? तो श्याम श्रीनिवासन को। किसको? श्याम श्रीनिवासन को। आइए आपका अगला प्रश्न है एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी ने
देश के सबसे बड़े और सौर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। तो आइए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में भीम यूपीआई, बोलिएगा जरा, भीम यूपीआई को किस देश में लॉन्च किया गया?